Subscribe to our channel. This is Rajesh and you are watching Scientia classes. Hello students, welcome back to my YouTube channel Scientia classes. This is Rajesh and today we are going to study respiration in human beings. In the last class we have discussed about the ATP. What is ATP, what is the full form of ATP and how ATP is produced and stored in the cell. And today we are going to discuss about the respiration in human beings. तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं. Students, in our body a special system is found which performs respiration. तो सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का नाम याद कर लेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है वह सिस्टम कितने पार्ट्स से मिलकर बना है. तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. तो बच्चों वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसका नाम जानना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स. बच्चों द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स. एज यू नो दैट नॉस्ट्रिल्स आर वन पेयर्ड ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर नोज. तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, नॉस्ट्रिल्स. एंड नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इन ए स्मॉल कैविटी. दिस कैविटी इज नोन एज नेजल कैविटी और वी कैन से दैट नेजल चेंबर. ओके. थर्ड वन इज known as pharynx. Nasal cavity opens in a common space. Pharynx is a common space which is found in our digestive system as well as in respiratory system. So we can say that pharynx carries food materials as well as air. So pharynx जो है एक common organ है, common part है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रिस्पायरेटरी सिस्टम का. अगेन pharynx opens in a specialized structure. This structure is known as larynx. Students, as you know that larynx is also known as sound box or it is also known as voice box. तो बच्चों साउंड का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी के अंदर या वॉइस का जो प्रोडक्शन है वो लैरिंक्स में ही होता है. ठीक है. Larynx again opens in a tube-like structure. That tube is known as trachea or it is also known as windpipe. तो बच्चों जो हमारे थ्रोट में है या नेक में है that tube-like structure is known as trachea. ये ट्रैकिया है बच्चों. तो हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा, फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल्स, सेकेंड पार्ट इज नेजल कैविटी और नेजल चेंबर, थर्ड पार्ट इज pharynx, fourth part is larynx and the fifth one is trachea और windpipe. बच्चों ये windpipe जो है ये अगेन आगे दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है. तो ट्रैकिया अगेन ओपन होता है ब्रोंकाई में एंड ब्रोंकाई अगेन ओपन्स इन ए ब्रोंकियोल्स. तो बच्चों ये ब्रोंकाई जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यह ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइडेड होता है क्योंकि मैंने अभी आपको बतलाया कि ट्रैकिया इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर एंड अगेन ट्रैकिया बाइफर्केट्स इनटू टू पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई एंड अगेन ब्रोंकाई इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू और थ्री ब्रांचेस. दैट ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकियोल्स. And again bronchioles divided into a small terminal parts which is known as alveoli, which is known as alveoli or we can say alveolar sac. हम लोग इसे alveolar sac के नाम से जानते हैं. तो बच्चों ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं और आपने फिगर में भी इसे देखा है. आप इसे फिगर से कंपेयर करें और फिगर को देख करके आप इसे समझें कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के. तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो उस फिगर में
आपको नॉस्ट्रिल्स दिखलाया गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ओपन इन ए स्मॉल कैविटी विच इज नोन एज नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर, एंड नेजल कैविटी अगेन ओपन्स in a common space which is known as pharynx. Pharynx again opens in larynx. Larynx opens in trachea. Trachea opens in bronchi. Bronchi opens in bronchioles, and bronchioles is finally terminated in a balloon-like structure, in a sac-like structure which is known as alveoli or alveolar sac. तो आपने फिगर से कंपेयर कर लिया होगा, और बच्चों ये डिफरेंट पार्ट्स आपको नाम याद रखना जरूरी है। तो अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि हमारे बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वह रिस्पायरेशन कितने स्टेज में, कितने स्टेप में डिवाइड होता है। तो चलिए हम लोग रिस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप्स को लिखते हैं और इसके बाद हम लोग फर्दर इस प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए हम लोग रिस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप्स को लिखते हैं। बच्चों, रिस्पायरेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। बच्चों, ये जो रिस्पायरेशन है इसको हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ सकें कि रिस्पायरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो बच्चों, जो पहला रिस्पायरेशन का जो स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। एज यू नो दैट इनहेलेशन इज द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। Inhalation is the taking of oxygen from outside towards inside the body. बच्चों, as you know that inhalation is an important process in which we take oxygen from our surroundings, and this process is also known as inspiration. This process is also known as inspiration. तो बच्चों, respiration का जो पहला स्टेप है वह स्टेप है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। यानी सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इंटर करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को तो ब्रीदिंग कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे ब्रीदिंग आ गया। तो ब्रीदिंग और इंस्पायरेशन मैंने बार बार आपको बतलाया है कि दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट पार्ट, ब्रीदिंग इज द इसेंशियल पार्ट, ब्रीदिंग इज द इसेंशियल प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। तो बच्चों, सबसे पहले इनहेलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट से होते हुए ऑक्सीजन एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक में पहुंचता है। सेकेंड स्टेप है बच्चों, सेकेंड स्टेप क्या है? तो सेकेंड स्टेप को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड स्टेप इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसों का एक्सचेंज हमारे बॉडी के अंदर एक खास ऑर्गन में होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज लंग्स। और लंग्स में भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक। तो बच्चों, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस is the third step of respiration. We can say that transport of gases. You can say in other words, exchange of gases is known as transport of gases. यानी हमारे बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है, रिस्पायरेटरी गैसेस आपस में एक्सचेंज करती हैं। यू कैन से दैट हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम लोग CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। एक्सहेलेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपायरेशन। तो याद रखिएगा,
respiration is completed in 3 steps. The first step is inhalation or inspiration, and inspiration is known as आप ऐसे समझिए कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में इंटर करता है. ऑक्सीजन इंटर्स इन आवर बॉडी by the process of inhalation or inspiration, and CO2 is exhaling, CO2 is releasing outside the body. That process is known as exhalation. स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जान लिया कि रिस्पायरेशन हमारे बॉडी के अंदर जो परफॉर्म होता है वह 3 स्टेप में डिवाइड होता है. द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनहेलेशन, एंड वी नो दैट living organisms inhale oxygen from our surroundings, from our atmosphere, and after inhalation of air, exchange of gases takes place in the specialized organ which is known as alveoli in case of human beings. And the third process is known as exhalation or expiration, in which carbon dioxide is exhaled outside the body. तो ये तीनों स्टेप को हम लोगों ने आसानी से समझ लिया कि इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, इसके बाद रिस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं बाहर से वह ऑक्सीजन लंग्स तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए. तो कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो बच्चों, ये जो डिफरेंट पार्ट्स आपको मैंने लिखा है, यही डिफरेंट पार्ट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यही डिफरेंट पार्ट्स CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स जो लिखे गए हैं ये केवल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. और ये जो लास्ट पार्ट है एल्वियोलाई, यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है. बच्चों, ये लास्ट 3 पार्ट्स को हम लोग लंग्स कहते हैं. ये लास्ट जो 3 पार्ट है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स and alveoli, these 3 parts constitutes lungs. यानी हमारे लंग्स के अंदर ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक. तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन कैसे होता है. तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे इस बॉडी के अंदर, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कैसे इनहेलेशन होता है. तो बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है बच्चों, वो इसी पाथवे से होता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन गैस एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक के अंदर पहुंचता है. तो ये कैसे होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे. तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑक्सीजन को सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और हमारे एल्वियोलाई तक पहुँचाते हैं. और इसी एल्वियोलाई से CO2 को बाहर किया जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी हमारे बॉडी के अंदर गैसों का, रिस्पिरेटरी गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और इस ट्रांसपोर्टेशन में गैसों का एक्सचेंज होता है. तो सबसे पहले हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है और इसके बाद उस ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन होता है और यूटिलाइजेशन के बाद CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा सेल के अंदर और वह CO2 इसी पाथवे से होकर नॉस्ट्रिल से बाहर रिलीज हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल से बाहर चले जाते हैं. तो कैसे हम लोग इनहेलेशन करते हैं और इनहेलेशन के समय हमारे नॉस्ट्रिल्स में कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसको हम लोग आगे समझते हैं. तो बच्चों, इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन
फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इनहेलेशन में हम सराउंडिंग से, हम अपने आउटसाइड के इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और इनहेल करते समय नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे इनहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो इनहेलेशन ऑफ एयर में क्या होगा बच्चों, इनहेलेशन ऑफ एयर में होता क्या है कि अगर हम कोई भी इनहेलेशन में क्या होता है बच्चों, हम एयर को इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से। तो बच्चों इस एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो हमारे इस एयर के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होता है क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो चुका है। तो इस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस डस्ट पार्टिकल्स को हमारा बॉडी क्या करता है, फिल्टर करता है। तो बच्चों यह जो एयर है वह नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नॉस्ट्रिल्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है वह है नॉस्ट्रिल्स, और इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं बच्चों। तो इनहेलेशन के समय एयर का क्या होता है, एयर का फिल्ट्रेशन होता है। तो बच्चा पार्टी लोग ध्यान दीजिए, एयर का फिल्ट्रेशन मस्ट है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इज मस्ट इन नॉस्ट्रिल्स। तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे एयर को फिल्टर कर दे। तो बच्चों फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला है हेयर यानी नेजल हेयर्स। हमारे नोज के अंदर, हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम नेजल हेयर्स कहते हैं। तो ये नेजल हेयर्स क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, एयर को छानते हैं, और फिल्टर करने से डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है वो एयर में ट्रैप कर जाता है और वो वहां से रिमूव कर दिए जाते हैं। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो सिक्रीशन है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। As you know that mucus is a secretion which is secreted by mucus glands। और हमारा जो नेजल चेम्बर है, हमारा इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो कैविटी है वो म्यूकस एपिथेलियम से लाइंड होती है, और म्यूकस का सिक्रीशन वहाँ होता है, और यह म्यूकस क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को वो ट्रैप कर लेती है, जिससे हमारा एयर जो है वो फिल्टर हो जाता है, और नॉस्ट्रिल से जो एयर आगे की ओर फ्लो होता है वो बिल्कुल फिल्टर्ड एयर होता है। बट बच्चों ऐसी बात नहीं है, हमारे एयर के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स इसमें फ्लो करते हैं कि हमारा जो ये नेजल हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे लंग्स पे ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन काउज करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्ट्रेशन का जो वर्क है ये अचीव्ड किया जाता है हेयर्स एंड म्यूकस के द्वारा, और ये काफ़ी हद तक इस एयर को फिल्टर कर पाते हैं। तो इनहेलेशन हम लोगों ने समझ लिया बच्चों कि इनहेलेशन में हम लोग एयर को आउटर मीडियम से या हमारे एटमॉस्फेयर से हम लोग उसे इनहेल करते हैं, और नॉस्ट्रिल्स का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स के अंदर नेजल हेयर्स पाए जाते हैं, एंड दैट हेयर्स फिल्टर द एयर and remove the dust particles, and mucus
also participates in the filtration of air with the help of mucus. ओके, तो यह म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल्स को, उस फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो बच्चों, इस नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी से होते हुए अल्टीमेटली एयर कहाँ पहुंचता है, तो बच्चों एयर एल्वुलाई के अंदर पहुंचता है। एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और ये एल्वुलाई हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का टर्मिनल एंड है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। बच्चों, ये एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जहां गैसों का म्यूचुअली एक्सचेंज होता है। उस चीज को हम लोग समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो आपने इनहेलेशन का प्रोसेस भी समझ लिया है, हालांकि अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म नहीं स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिज्म को हम लोग दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बस इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का इनहेलेशन होता है तो उसमें नॉस्ट्रिल्स का क्या रोल है, बाकी स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, और अल्टीमेटली एल्वुलाई में ऑक्सीजन जाकर क्या करता है। तो बच्चों, इनहेलेशन के बाद नॉस्ट्रिल्स से जब एयर फिल्टर होता है तो वह एयर, जो यहाँ मैंने लिखा है एयर, वह एयर कहाँ पहुँचता है, वह पहुँचता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद वह फिल्टर्ड एयर ब्रोंकाई में पहुँचता है, फिर ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट वन इज एल्वुलाई और एल्वियोलर सैक। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गैसों का कैसे एक्सचेंज होता है। तो बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ, और मैं आपको बतलाऊंगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये है बच्चों कि यहाँ जो एक्सहेलेशन है, एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं तो रिमूवल के लिए भी, एक्सहेलेशन के लिए भी हम लोग इसी पाथवे को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, उसी पार्ट से हम लोग CO2 का भी एक्सहेलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्वुलाई में ऐसी कौन सी खास बात है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो बच्चों, आप इस फिगर से समझिए कि यदि एयर यानी ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई के अंदर पहुंचता है तो एल्वुलाई में ऐसी कौन सी बात है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ऑक्सीजन को आगे की ओर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटेट करता है। तो कहीं ना कहीं एल्वुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए फैसिलिटेटर का काम करता है, और यह CO2 को भी बाहर करने के लिए यह फैसिलिटेटर का काम करता है। यानी एल्वुलाई एक ऐसा जंक्शन है जहां पे CO2 जो ऑलरेडी बन चुका है सेल के अंदर, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो भी इसी एल्वुलाई से होकर बाहर की ओर निकलेगा, और जो हमारा एयर अंदर आया हुआ है इनहेलेशन के प्रोसेस में, उसको भी सेल तक पहुंचाना है बच्चों। तो कैसे होगा इसको हम लोग समझेंगे। तो आप ये समझ लो कि हमारे इस एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स रिच्ड होता है। ब्लड वेसल्स का इतना ज़्यादा नेटवर्क होता है बच्चों, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स।
आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारा जो एल्वियोलाई है, उस एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है बच्चों। ब्लड वेसल्स का क्या होता है? नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज होता है बच्चों। ये ऑक्सीजन क्या होता है? ब्लड के अंदर डिफ्यूज होता है, यानी एल्वियोलाई का जो थीन वॉल है, उस वॉल को क्रॉस करके डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज होता है और वह ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वह हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन ऑक्सीजन reached into the alveoli, when oxygen reached, यहाँ इन कर देते हैं, when oxygen reached in the alveoli, oxygen gas diffuses in blood circulation, ठीक है बच्चों। When oxygen reached in the alveoli, oxygen gas diffuses in blood circulation। तो ब्लड सर्कुलेशन में डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है बच्चों? तो वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो यह आगे लिखेंगे कि ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक केमिकल सब्सटेंस बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ए टेम्पोररी केमिकल सब्सटेंस and this oxyhemoglobin is dissociated near the cells। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर फ्लो करेंगे और ये सेल्स के नजदीक जा करके ये डिसोसिएट होंगे, इनका ब्रेकडाउन होगा और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेशन के बाद जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था, वह ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स के नज़दीक जाकर के बच्चों, मान लो ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्लो कर रहा है और यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स है ये सेल्स के आसपास से क्रॉस होता है, टिश्यू से क्रॉस होता है। तो यह ऑक्सीजन जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, दिस केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा और यह ऑक्सीजन सेल के अंदर क्या होगा? डिफ्यूज होगा। तो यह ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज होता जाएगा और सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो बच्चों, हमारा मेन फोकस क्या था? इनहेलेशन।
यानी जो भी हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वह ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? सेल के अंदर। और बच्चों जब सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है तो आपको पता ही है कौन सा प्रोसेस होगा वहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म होगा और एरोबिक रिस्पायरेशन के कारण उस सेल के अंदर CO2 का फॉर्मेशन होगा। CO2 के साथ साथ वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों जो CO2 इस सेल के अंदर बनेगा, जो CO2 इस सेल के अंदर बनेगा वो CO2 फर्दर ब्लड में डिफ्यूज होगा और ब्लड के साथ डिजॉल्व होकर वह ब्लड सर्कुलेशन के साथ फिर से वो एल्व्यूलाई में इंटर करता है। ठीक है बच्चों, तो वह CO2 ब्लड सर्कुलेशन के साथ फ्लो करके एल्व्यूलाई के अंदर आता है और एल्व्यूलाई से यह बाहर चला जाता है। यानी एल्व्यूलाई से होते हुए या डिफरेंट पार्ट से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर रिलीज हो जाता है। तो बच्चों हम लोग रिस्पायरेशन में 3 स्टेप को हम लोगों ने देख लिया। पहला स्टेप हम लोगों ने स्टडी किया इनहेलेशन। Inhalation is the process of inhaling oxygen from outside the medium, from our atmosphere. तो वहाँ से हम लोगों ने इसे इनहेल कर लिया। इनहेल करने के बाद वह ऑक्सीजन एल्व्यूलाई में पहुँचा। एल्व्यूलाई में आने के बाद वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और near the cells, near the tissue, that oxyhemoglobin is dissociates and release the oxygen, and that oxygen ultimately diffused into the cells or tissues where respiration performs, where respiration takes place, and after the respiration CO2 is produced and that CO2 is further diffused into the blood circulation and CO2 is carried by the blood towards the alveoli, and when CO2 is reached in alveoli then CO2 is exhaled through the different parts of the respiratory system. तो बच्चों इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारे बॉडी में कैसे वो आते हैं और कैसे फर्दर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।